थर्मोडायनेमिक्स को अगर अपन डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ हीट एंड इट्स इफेक्ट। हीट और उसका इफेक्ट है, उसके उसकी स्टडी की जाती है। हीट का इफेक्ट बेटा कैसे, जैसे अपन कह रहे कि कोई गैसियस सिस्टम है, उस गैसियस सिस्टम को हीट सप्लाई करने पर उसमें क्या क्या चेंजेज होंगे। चेंजेस के अंदर अपन देखेंगे कि उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, या सिस्टम है वो एक्सपांड होता है तो कुछ वर्क डन होगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with which deals with heat flow and its effect on the gaseous system is called thermodynamics। थर्मोडायनेमिक्स। अभी बेटा थर्मोडायनेमिक्स में सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर कोई सिस्टम जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल है तो हम कहेंगे कि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जैसे ये अपन कह रहे कि एक सिस्टम है, सिस्टम का टेम्परेचर टी नॉट है और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एस है। तो ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, और सिस्टम का टेम्परेचर अगर सराउंडिंग के इक्वल है, मीन्स हम ये कह रहे हैं कि इफ टी नॉट इक्वल्स टू टी एस, तो उस केस में सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हीट एक्सचेंज, टोटल जो नेट हीट एक्सचेंज है वो जीरो रहेगा। मतलब अपन कह रहे कि ये दोनों टेम्परेचर सेम होने के कारण सिस्टम से सराउंडिंग में जो नेट हीट एक्सचेंज है वो जीरो रहेगा। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम है तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू बटा हीट सप्लाई वो जीरो होगा। सिस्टम से ना तो हीट लेगा और ना सिस्टम को हीट देगा। इफ टी नॉट ग्रेटर देन टी एस है तो वो हीट लूज करेगा, मतलब सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर करेगा। तो उस केस में अपन कह रहे कि डेल्टा क्यू लेस देन जीरो होगा, हीट रिलीज करेगा। मतलब उस केस में जैसे ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, तो हम कहेंगे बेटा सिस्टम का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा। इसका मतलब हीट लॉस होगा, और हीट लॉस को बेटा अपन नेगेटिव लिखते हैं। डेल्टा क्यू अगर लेस देन जीरो है तो इसका मतलब सिस्टम हीट लॉस कर रहा है, इसको अपन कहेंगे हीट लॉस। हीट लॉस, अगर अपन कह रहे कि इफ टी नॉट लेस देन टी एस है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सिस्टम हीट गेन करेगा, मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो इसको अपन कहेंगे हीट गेन। सराउंडिंग से सिस्टम हीट ले रहा है, उसलिए अपन उसको कहेंगे हीट गेन, और डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। ये जैसे सिस्टम जिसका टेम्परेचर टी नॉट है और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एस है, टी नॉट लेस देन टी एस है, तो सिस्टम हीट गेन करेगा। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर इक्वल है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहाँ पे हम सिस्टम और सराउंडिंग को डील कर रहे हैं, तो हम कहेंगे सिस्टम का टेम्परेचर अगर सराउंडिंग के इक्वल है तो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेक्स्ट बेटा अपन देख रहे सर हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम। अभी हमने थर्मल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया। अभी लॉ होता क्या,
जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अपन कहेंगे कि अगर कोई सिस्टम ए है, ये एक सिस्टम ए है और वो एक अनदर सिस्टम सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दूसरा ये सिस्टम बी है, वो भी सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एंड इस दोनों के बीच में इस टाइप से इंसुलेटिंग वॉल है। तो हम क्या कह रहे हैं, इफ अ सिस्टम ए, ये सिस्टम बी है, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम सी, ए सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम है, बी सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम ए और बी वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जैसे सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है, ये सिस्टम सी है, तो जब ए सी के साथ में इंडिपेंडेंटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ में, जैसे बी है वो सी के साथ में भी इक्विलिब्रियम में था, ए है वो भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में था, तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये इंसुलेटिंग वॉल है, ये इंसुलेटर इसके बीच में है ताकि ए और बी के बीच में कोई हीट एक्सचेंज ना हो। तो लॉ क्या कहता है, इफ या अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to zeroth law of thermodynamics, zeroth law of thermodynamics, zeroth law of thermodynamics, if a system A and system B, if a system A and system B are in thermal equilibrium, in thermal equilibrium with system C, independently, independently, then the system, then the system A and B, system A and B will also lying in thermal equilibrium. Thermal equilibrium. According to zeroth law of thermodynamics, if a system A and system B are thermal equilibrium with system C independently, then the system A and B will also lie in thermal equilibrium. ये zeroth law of thermodynamics है और जो अपन कह रहे कि थर्मल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है। तो ए अगर सी के साथ में इक्विलिब्रियम में है, बी भी सी के साथ में इक्विलिब्रियम में है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब इन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो इसी को अपन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। क्लियर बेटा? कॉल इंडिकेटिंग डायग्राम, इंडिकेटिंग डायग्राम। प्रेशर का वॉल्यूम के साथ बेटा कैसा ग्राफ बनेगा, प्रेशर का टेम्परेचर के साथ कैसा ग्राफ बनेगा, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ कैसा ग्राफ देखे बनेगा, उसको अपन इंडिकेटिंग डायग्राम कहेंगे। अभी अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर इसी लॉ पर बेस्ड है। तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। जैसे हमने कहा, हमें कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ किस लॉ पर बेस्ड है, तो हम कहेंगे एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है।
जीरोथ लॉ किस पर बेस्ड है, तो हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is based on energy conservation law, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अभी लॉ क्या है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमें एग्जाम में बेटा पूछा जाता है स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो अपने को ये पूरा स्टेटमेंट सेम एज इट इज लिखना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, the heat supply delta Q to the system is equal to the sum of the change in internal energy, sum of change in the internal energy change in the internal energy and the work done by the system। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि जैसे हीट सप्लाई डेल्टा क्यू है, उस डेल्टा क्यू ने कुछ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज किया और कुछ एनर्जी जो है सिस्टम को एक्सपांड करने में काम आया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू दैट इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होगा। डेल्टा क्यू यहाँ पे डिनोट कर रहा हीट सप्लाई, एंड डेल्टा यू है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, इसको हम कहेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एंड बेटा जो W है दैट डिनोट्स वर्क डन। डेल्टा क्यू हीट सप्लाई है, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है और W वर्क डन को डिनोट करती है। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन के इक्वल होगा। हीट सप्लाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी और W वर्क डन के इक्वल है। अभी अपन वन बाय वन डिफाइन करेंगे बेटा कि अगर हीट सप्लाई फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, डेल्टा यू अगर किसी सिस्टम का फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, और वर्क डन अपन कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले अपन फर्स्ट टर्म जैसे हीट सप्लाई है उसको हम डिफाइन करते हैं। मैथमेटिकली हीट सप्लाई अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे वो हम देख रहे हैं। हीट सप्लाई कोई भी सिस्टम है, जैसे हम कह रहे कि अगर लिक्विड और सॉलिड है तो उसकी हीट सप्लाई कांस्टेंट रहती है, सिंपल अपने कहा था ms डेल्टा टी के इक्वल है। जबकि गैसियस सिस्टम है तो गैसियस सिस्टम की हीट सप्लाई टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जैसे एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमने लिया, ये बेटा एक सिस्टम है और इस सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर Ti है या Ti इक्वल्स टू T है, और जब अपने इसको हीट सप्लाई किया, ये डेल्टा क्यू अपन इसको हीट दे रहे हैं, तो फाइनल टेम्परेचर T1 हो गया और फाइनल T2 हो गया। इस सिस्टम को अपन हीट किस टाइप से प्रोसेस कर रहे हैं कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेल्टा क्यू की वैल्यू अलग होगा, प्रेशर को अपन कांस्टेंट रख के करेंगे तो अलग होगा, हीट मतलब अलग अलग प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस अपन फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि इफ द मोलर स्पेसिफिक हीट of
the given system, molar specific heat of the given system is C, and the change in temperature is delta T, and total number of moles is N, then heat supply is given by delta Q equals to NC delta T के इक्वल होगा। हीट सप्लाई है डेल्टा Q इक्वल्स टू NC डेल्टा T के इक्वल होगा। N यहाँ पर मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, कितने नंबर ऑफ मोल्स है। C मोलर स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करता है, मोलर स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हीट सप्लाई पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हीट सप्लाई नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब हीट लॉस करेगा। तो अगर कोई गैस है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स n है, मोलर स्पेसिफिक हीट हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था केटीजी में। हमने कहा था कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसको अपन मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि वो अभी मोलर स्पेसिफिक हीट कौन सी होगी, तो वो टाइप्स ऑफ प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई कर रहे हैं या कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हैं या कांस्टेंट टेम्परेचर पर कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू की वैल्यू अपने को मिलेगी। क्लियर होता है यहाँ तक। तो जब भी अपन कह रहे कि हीट Yes. सप्लाई अपने को फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, एन सी डेल्टा टी के इक्वल होगा। अगर अपने को हीट कैपेसिटी फाइंड करना है, जैसे बेटा नेक्स्ट इसी के अंदर हीट कैपेसिटी, जैसे अपने हीट ट्रांसफर में फाइंड किया था हीट कैपेसिटी क्या था, मास इनटू स्पेसिफिक हीट था। तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी ऑफ गैस अगर देखें तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एन डेल्टा एच उठा, हीट कैपेसिटी दैट इज डेल्टा एच, और वो एन इंटू सी के इक्वल होगा। डिफाइन कैसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, the amount of heat required to raise the temperature of n mole gas by 1 degree Celsius is called heat capacity। और हीट कैपेसिटी को अपन लिख सकते हैं डेल्टा एच इक्वल्स टू एन इंटू सी, और उसको हम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी वो हीट कैपेसिटी के इक्वल होगा। क्लियर बेटा। हीट कैपेसिटी और हीट के बाद नेक्स्ट अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू से डिनोट करेंगे। डेल्टा यू, एंड डेल्टा यू क्या है, तो जैसे बेटा आपने कहा था केटीजी के अंदर पढ़ा था मैक्सवेल इक्विपार्टीशन लॉ से, जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज गिवन बाय F/2 एन आर टी बेटा, ये इंटरनल एनर्जी था। कोई गैस है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, नंबर ऑफ मोल्स n है और उसका टेम्परेचर T है, तो इंटरनल एनर्जी हमने कहा था ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, एंड दैट इज गिवन बाय F/2 nRT बेटा।
अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है, चेंज का मतलब हम कह सकते हैं फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल इंटरनल एनर्जी को हम कह सकते हैं F/2 NR फाइनल टेम्परेचर, और इनिशियल को अपन कहेंगे F/2 NR इनिशियल टेम्परेचर। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो डेल्टा यू है वो हमें मिलेगा F/2 NR डेल्टा टी के इक्वल होगा। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी F/2 NR डेल्टा टी के इक्वल होगा। F/2 NR फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो इसको अपन कहेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रोसेस हो, उसकी अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखें, हमने कहा इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी F/2 NR डेल्टा टी के इक्वल होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? ये अपन कह रहे कि Yes. स्टैंडर्ड फार्मूला कोई भी प्रोसेस हो, चाहे वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो, चाहे वो एडियाबैटिक प्रोसेस हो, चाहे वो आइसोबारिक प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज F/2 NR डेल्टा टी। एक और फॉर्मूला अपन यहाँ पर देखेंगे, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था F/2 R, वो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दूसरा फॉर्मूला हम इसको ये भी लिख सकते हैं NCV डेल्टा टी। आगे इसको प्रूव भी करेंगे कि NCV डेल्टा टी के इक्वल कैसे होता है। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया NCV डेल्टा टी, जहां पर CV है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये CV की वैल्यू है। तो F/2 R इक्वल्स टू CV, और उसको हम कह रहे हैं डेल्टा U इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्स्ट हमने डिफाइन किया हीट सप्लाई क्या होता है, तो NC डेल्टा टी। सेकेंड आपने कहा कि अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा जाए तो हम F/2 NR डेल्टा टी या NCV डेल्टा टी लिख सकते हैं। अभी थर्ड जो है दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट है, वर्क डन फाइंड करना। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे वर्क डन। एंड वर्क डन को फाइंड कैसे करेंगे, जैसे हम कह रहे हैं ये एक सिस्टम है, एक बर्नर है बेटा, बर्नर से एक सिस्टम जिसमें गैस फिल की गई है और उससे बेटा अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं। ये पिस्टन है, मासलेस एक पिस्टन अपने लिया, पिस्टन, और इसका क्रॉस सेक्शन बेटा A है। ये इसमें गैस फिल की गई है, और जब अपन कह रहे कि हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, गैस का टेम्परेचर राइज होगा, प्लस अपन कह रहे कि इसके कारण पिस्टन है वो मूव करता है। पिस्टन बेटा अभी अपन कह रहे कि x डिस्टेंस से मूव किया, ये अपन कह रहे कि पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट x है, और हमें बेटा वर्क डन फाइंड करना है। तो पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है, इसका मतलब फोर्स बेटा इधर लगेगा, और वो फोर्स होगा क्या, P गैस इंटू बेटा A, गैस का प्रेशर इंटू एरिया फोर्स के इक्वल होता है। क्लियर बेटा यहाँ तक? और उसका डिस्प्लेसमेंट A है। अगर हम वर्क डन की डेफिनेशन देखें बेटा,
तो वर्क डन सिंपल W वर्क डन जो है, और वो उस वर्क डन जैसे DW अगर अपने को फाइंड करना है तो हम ये कह सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इन जनरल अपन कह रहे कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F इनटू dx के इक्वल होता है। और फोर्स बेटा क्या है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो है P गैस इनटू बेटा A के इक्वल होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पर P गैस जो लिखा है दैट इज प्रेशर ऑफ गैस है, प्रेशर ऑफ द गैस, एंड जो A है वो बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया है। A क्रॉस सेक्शन एरिया है और P बेटा अपन कह रहे कि प्रेशर ऑफ द गैस है। ये वैल्यू अगर अपन पुट करें dW that will be equals to P gas A into dx के dW equals to P gas A into dx का। और A into dx को क्या लिख सकते हैं बेटा, क्रॉस सेक्शन into dx, उसको अपन dV लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम बेटा, चेंज इन वॉल्यूम वो कैपिटल V के कैपिटल D इंटू कैपिटल V होगा। तो वर्क डन का बेटा फॉर्मूला अपने को मिला dW इक्वल्स टू P गैस D कैपिटल V। अगर टोटल वर्क डन बेटा फाइंड करना है W, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन P गैस D V बेटा, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। जब भी अपन कह रहे कि वर्क डन बाय द गैस अपने को पूछा जाए तो क्या होगा, इंटीग्रेशन P गैस dV, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल बेटा V2। और अगर V1 और V2 और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हम वर्क डन को P गैस V2 माइनस V1 लिख सकते हैं, एंड दैट बिकम्स P गैस इनटू टोटल चेंज इन वॉल्यूम। तो गैस के कारण जो वर्क डन है P गैस इनटू डेल्टा V, और ये बेटा जनरल फॉर्मूला है, कोई भी प्रोसेस है उसके लिए अपन ये वैल्यू यूज कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला इंटीग्रेशन P गैस dV। जब भी वर्क डन बाई गैस अपने को पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन P गैस dV, गैस का प्रेशर गिवन क्वांटिटी के टर्म्स में अपन फाइंड करेंगे। देखो इसको देखो, वर्क डन फाइंड करना, अभी जैसे गैस है, गैस का गैस पर पिस्टन है और पिस्टन अपन कह रहे कि x डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो रहा है, पिस्टन मासलेस है, तो वर्क डन अपने को फाइंड करना है। तो वर्क डन देखो क्या होगा इस केस में वर्क डन की, तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला वो हमें याद रखना ऑलवेज, P गैस इंटू dV के इक्वल होगा, ये बेसिक फॉर्मूला है। अभी P गैस और dV की वैल्यू गिवन क्वांटिटी में अपन पुट करेंगे, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि P गैस, गैस का प्रेशर क्या होगा, तो बाहर का प्रेशर बेटा अपन कह रहे कि P नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है, और पिस्टन मासलेस है तो अंदर का भी प्रेशर बेटा क्या होगा, P नॉट होगा। इसका मतलब गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, P नॉट यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। भी पिस्टन मासलेस है, इसका मतलब जो पिस्टन के बाहर प्रेशर होगा वही बेटा पिस्टन के अंदर प्रेशर होगा। तो पिस्टन के बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है, तो हम कहेंगे गैस का प्रेशर P नॉट हो गया, और जो चेंज इन वॉल्यूम है उसको अपन कह सकते हैं A इंटू डी एक्स। अभी वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेशन P नॉट इंटू A इंटू डी एक्स, और x कहाँ से कहाँ मूव करता है, 0 टू x बेटा। तो यहाँ से अगर हम वर्क डन बाई गैस देखें तो वो हमें मिला P नॉट इंटू ए, कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, डी एक्स को बेटा x, लिमिट 0 टू x हो गया। तो यहाँ से हमें मिला W इक्वल्स टू P नॉट इंटू ए इंटू एक्स, और A इंटू एक्स चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल है डेल्टा V। तो जब पिस्टन मासलेस है तो वर्क डन P नॉट इंटू ए एक्स या P नॉट डेल्टा V लिख सकते हैं। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। इसी में अगर पिस्टन विथ मास है, पिस्टन का मास गिवन है, तो अपन कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, केस 2।
ये पिस्टन है, इस पिस्टन का मास कैपिटल एम है। इसका जो मास है वो कैपिटल एम के इक्वल है। अभी इनिशियली पिस्टन यहाँ पे था और फिर पिस्टन अपन कह रहे कि एक्स डिस्टेंस जब इसको हीट सप्लाई किया, ये हमने हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई के कारण पिस्टन एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ। अभी बेटा अपन कह रहे कि मुझे इसमें प्रेशर मतलब वर्कडन का जो डेफिनेशन है, वर्कडन क्या है, इंटीग्रेशन पी गैस इनटू डीवी, और हमने कहा कि जो भी क्वांटिटी है उसको गिवन क्वांटिटी में फाइंड करेंगे। बोलो बेटा गैस का प्रेशर क्या होगा, तो अभी देखो गैस का प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम कह रहे हैं कि बाहर का प्रेशर बेटा, इस पॉइंट का प्रेशर क्या है, पी नॉट है, और अंदर का प्रेशर अगर अपन देखें तो एक तो पी नॉट हो गया, प्लस पिस्टन के वेट के कारण भी बेटा प्रेशर होगा, और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया बेटा। तो ये गैस का अंदर का प्रेशर हो गया, ये पी गैस हो गया। तो गैस का प्रेशर अभी अपने को मिलेगा पी नॉट प्लस एम जी अपॉन ए बेटा, ये गैसियस प्रेशर हो गया। इसको अपन इसमें रखेंगे तो देखो हमें क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन पी नॉट प्लस एम जी अपॉन बेटा ये, और डी को हमने कहा था ए इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। एक्स कहाँ से कहाँ बेटा, 0 टू एक्स, तो यहाँ से अपने को मिलेगा वर्क डन पी नॉट ए इंटू एक्स बेटा माई प्लस एम जी इंटू एक्स के इक्वल होगा, लिमिट 0 टू एक्स हो गया। तो यहाँ से अपने को मिलेगा पी नॉट ए एक्स प्लस एम जी इंटू एक्स, और पी नॉट इंटू ए एक्स को अपन लिख सकते हैं पी नॉट इंटू डेल्टा वी प्लस एम जी इंटू एक्स के इक्वल होगा। ये वर्क डन बाई गैस होगा। जब पिस्टन का मास गिवन है तो वर्क डन कुछ इस टाइप से अपन फाइंड कर सकते हैं, पी नॉट डेल्टा वी प्लस एम जी एक्स। तो जब हमने हीट सप्लाई किया, पिस्टन का एक्सपांशन अगर एक्स है, पिस्टन का मास गिवन है, तो वर्क डन पी नॉट डेल्टा वी प्लस एम जी एक्स के इक्वल होगा। ये बेटा एक कंटेनर है, ये पिस्टन है, ये एक बर्नर है, उससे अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं। ये पिस्टन है, पिस्टन का मास m है, क्रॉस सेक्शन a है, और इस पिस्टन से एक स्प्रिंग इस टाइप से अटैच है। इनिशियली पिस्टन बेटा यहाँ पे था, ये पिस्टन की इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पिस्टन यहाँ पे था t इक्वल्स टू 0 पर, और t टाइम पर पिस्टन जब हीट सप्लाई किया तो पिस्टन बाहर बेटा मूव किया। स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा k के इक्वल है, और अपने को पूछा गया है कि जब स्प्रिंग है वो x डिस्टेंस से कंप्रेस होती है, पिस्टन बेटा x डिस्टेंस से ऊपर की तरफ मूव करता है, तो वर्क डन बाय द गैस क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द गिवन प्रोसेस। इस गिवन प्रोसेस में अपन कह रहे कि वर्क डन क्या है, वो वर्क डन अपने को फाइंड करना। अभी देखो बेटा कैसे अपन फाइंड करेंगे, ये जैसे गैस है, वर्क डन का फॉर्मूला सेम एक ही फॉर्मूला बेटा क्या है, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पी गैस इंटू डी, फॉर्मूला एक ही है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर उसको मॉडिफाई करेंगे कि क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी गिवन है, उसको गिवन क्वांटिटी में फाइंड करने के लिए इसको मॉडिफाई करेंगे। फॉर्मूला एक ही है, इंटीग्रेशन पी गैस डी।
अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि जैसे मुझे गैस का प्रेशर अभी फाइंड करना है, तो पी गैस कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ का प्रेशर बेटा अपन कह रहे कि एक तो पी नॉट होगा प्लस एक के एक्स इंटू ए होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स है वो भी बेटा नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। और अंदर का जब अपन प्रेशर की बात करें तो अंदर का प्रेशर पी गैस एक तो पी नॉट हो गया प्लस के एक्स अपॉन ए हो गया बेटा, स्प्रिंग फोर्स के कारण लगने वाला प्रेशर, प्लस पिस्टन का मास दे रखा है तो उसके वेट के कारण भी प्रेशर लगेगा। तो अभी गैस का प्रेशर होगा पी नॉट प्लस के एक्स अपॉन ए प्लस एम जी अपॉन ए के इक्वल होगा। ये वैल्यू अपन पुट करेंगे तो देखो क्या मिला, वर्क डन डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पी नॉट प्लस के एक्स अपॉन ए प्लस एम जी अपॉन ए और इंटू डीवी, डीवी को अपन लिख सकते हैं ए इंटू डी एक्स, मीन्स यहाँ पे पुट किया ए इंटू डी एक्स, और डी एक्स में एक्स कहाँ से कहाँ 0 टू एक्स। अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो ये बेटा मिला पी नॉट ए इंटू डी एक्स लिमिट एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन के एक्स इंटू डी एक्स, ए से कैंसिल आउट हो गया, एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन एम जी अपॉन ए, और ए से कैंसिल आउट हो गया तो इसको एम जी इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स हो गया। तो यहाँ पे जो वर्क डन मिला पी नॉट ए इंटू एक्स हो गया प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस एम जी इंटू एक्स के इक्वल होगा। ये वर्क डन बाई कैसे होगा, जो सिस्टम है उस सिस्टम के कारण वर्क डन, अगर स्प्रिंग कनेक्टेड है तो वर्क डन कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। तो इसमें साइक्लिक एंड एसाइक्लिक प्रोसेस हम ये कह सकते हैं, जिसे नाम से ही पता है कि जिसमें साइकिल कंप्लीट होता है उसको साइक्लिक, जिसमें साइकिल नहीं बनता उसको एसाइक्लिक कहेंगे। साइक्लिक प्रोसेस को अगर अपन डिफाइन करें, साइक्लिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो और एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करे, उसको अपन साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। दैट मीन्स वी कैन से if the initial and the final state of the process is same and the process from a closed loop is called cyclic process, cyclic process। that means ये जैसे अगर हम इसका इंडिकेटिंग डायग्राम ड्रॉ करें, ये पी एक्सिस है, ये वी एक्सिस है, ये पी एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, और अगर इसका इंडिकेटिंग डायग्राम ड्रॉ करें तो इस टाइप से एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, बी जा रहे हैं, बी से वापस, तो ये अपने पास ये ए बी हो गया, सी हो गया, और सी से डी ए वापस आ रहे हैं। ये क्लोज पाथ अपन कह रहे कि फॉलो कर रहे हैं, सॉरी इस टाइप से क्लोज पाथ, ए से पहले बी गए, बी से सी से डी, और डी से वापस ए आए। तो इसमें दो पाथ है बेटा, ए से बी जा रहे और फिर वापस अपन कह रहे कि बी से सी से डी और डी से ए, एक क्लोज पाथ। स्टार्ट भी यहीं से कर रहे हैं और हम एंड भी यहीं पे कर रहे हैं, टर्मिनेट भी यहीं पे हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ए बी सी डी ए, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। इनिशियल और फाइनल स्टेट बेटा इसमें सेम है, देखो इनिशियल भी ये है, फाइनल भी ये है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है।
जब साइक्लिक प्रोसेस होती हैं तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होता है, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर भी सेम होगा, और इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन टेम्परेचर बेटा, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और वो जीरो होता है क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट बेटा सेम है। तो जब अपन कह रहे कि डेल्टा टी जीरो होता है तो हम ये कह सकते हैं हैंस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जीरो होगा क्योंकि डेल्टा टी जीरो के इक्वल है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। नेक्स्ट पॉइंट, साइक्लिक प्रोसेस है तो उसका अगर वर्क डन फाइंड करना है तो हम कहेंगे एरिया ऑफ द पीवी कर्व गिव्स वर्क डन। तो यहाँ पे अपन कह सकते क्योंकि वर्क डन क्या है बेटा, इंटीग्रेशन पी डीवी, और इंटीग्रेशन पी डीवी क्या देता है, एरिया अंडर पीवी कर्व देता है। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं द एरिया ऑफ द पीवी कर्व गिव्स वर्क डन, डब्ल्यू डी बेटा वर्क डन की शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पे अपन कहेंगे जैसे वर्क डन होता है इंटीग्रेशन पी गैस इंटू डीवी, और ये बेसिकली होता है एरिया अंडर पी वी कर्व, एरिया अंडर पी वी कर्व, उसी को अपन इंटीग्रेशन पी डी वी लिखते हैं। तो जब भी अपन करें साइक्लिक प्रोसेस है और उसका एरिया फाइंड करना तो अपन साइकिल का एरिया ले लेंगे, ये जैसे अपने पास जो लूप है इसका एरिया ले लेंगे, वही एरिया अपन को वर्क डन की वैल्यू देगा। अभी जैसे बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर दो टाइप के साइक्लिक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है एक दूसरी प्रोसेस है। ये बेटा अपन कह रहे कि फर्स्ट प्रोसेस ये ए पॉइंट है, ए से हम बी जा रहे हैं, बी से सी आ रहे हैं, सी से डी और डी से ए आ रहे हैं। ये कैसा साइकिल है, क्लॉकवाइज साइकिल है। अगर साइक्लिक प्रोसेस है और साइकिल प्रोसेस की डायरेक्शन बेटा क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि बेटा वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब सिस्टम एक्सपांड होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, सिस्टम कंप्रेस होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। तो देखो यहाँ पर इनिशियली बेटा ए पॉइंट पर ये वॉल्यूम V1 था, और फिर सी पर वॉल्यूम V2 हो गया, और हमें पता बेटा V2 ग्रेटर देन V1 है, मतलब सिस्टम एक्सपांड हो रहा है और वापस वो कंप्रेस तो हो रहा है, बट अपन कहेंगे कि ABC उसका वर्क डन CDA उसकी वर्क डन से ज़्यादा होगा, इसलिए फाइनल जैसे इसका अपन वर्क डन फाइंड करेंगे नेट वर्क डन, तो वो होगा वर्क डन ABC माइनस वर्क डन CDA। तो ABC का अगर वर्क डन देखे बेटा, ACB का वर्क डन, तो वो वर्क डन ये होगा, ये पूरा जो एरिया है एरिया अंडर पीवी कर वो ABC का वर्क डन देगा। और अगर अपने को BCD बेटा इसका वर्क डन फाइंड करना है, CDA का वर्क डन बेटा ये है, तो टोटल में से हमने इस जो रेड वाला पोर्शन है उसको बेटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वर्क डन अपने को फाइनली ये जो एरिया है साइकिल का वही वर्क डन होगा, और ये बेटा अपने को क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है तो उस केस में वर्क डन बेटा पॉजिटिव लेंगे, ये अभी अपन उसको याद रखेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अभी अपन को याद रखना है कि साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन पॉजिटिव, क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन नेगेटिव। अभी सेकेंड केस में बेटा अपन देख रहे हैं कि ये जैसे
प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, और अभी हम प्रोसेस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं। ये जैसे पॉइंट ए है, ये बेटा बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, सी से डी हो गया, मतलब ए से बी से सी, सी से डी और डी से ए। कैसी डायरेक्शन है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव होगा, क्योंकि सिस्टम बेटा कंप्रेस हो रहा है। और यहाँ पे वर्क डन, टोटल वर्क डन की बात करें तो टोटल वर्क डन डब्लू ए बी सी माइनस डब्लू सी डी ए, तो ए सी डी बेटा नेगेटिव है, और ये फाइनली अपन कह रहे लेस देन 0 मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो अभी एज ए कंसेप्ट अपने को याद रखना है कि जब भी सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव, क्लॉकवाइज है तो वर्क डन को क्या रखेंगे? पॉजिटिव। देखो बेटा इसको, पॉजिटिव साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव। दूसरा, साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज 0 होता है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज 0 होगा। दूसरा, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है और अपनी को वर्क डन फाइंड करना, सॉरी एफिशिएंसी फाइंड करना, तो एक यहाँ पे टर्म डिफाइन कर सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। इस टाइप से क्वेश्चन अपने को पूछा जा सकता है, एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। तो एफिशिएंसी जब भी अपन पूछा जाए उसको नीटा से अपन डिनोट करेंगे, और वो होता है टोटल आउटपुट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। कैसे फाइंड करेंगे उसको अपन आगे क्वेश्चन से हेल्प करेंगे, जब अपन डिफरेंट टाइप के प्रोसेस पढ़ लेंगे। तो टोटल आउटपुट वर्क डन अपॉन डेल्टा क्यू के इक्वल होगा, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। एफिशिएंसी ऑलवेज आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। यहाँ पे आउटपुट का सेंस वर्क डन है, टोटल कितना आउटपुट में वर्क डन मिल रहा है, इसलिए हमने कहा डब्ल्यू आउट अपॉन डेल्टा क्यू, दैट मीन्स हीट सप्लाई। एक इंडिकेटिंग डायग्राम दे रखा है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, उसका ग्राफ दिया हुआ है, पीवी कर्व दिया हुआ है, और पीवी कर्व में अपन को कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू ग्राफ दे रखे हैं, और अपने को पूछा गया कि वर्क डन क्या है, वो वर्क डन अपने को फाइंड करना था। ट्राई करो कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे लग रहा तो बेटा सर्कल है, बट ये सर्कल नहीं है, डायमेंशन दोनों अलग अलग है, एक बेटा वी है और दूसरा प्रेशर है, तो उसको एज ए इलिप्स लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि वर्क डन जो है एरिया ऑफ क्लोज लूप होगा बेटा, जो क्लोज लूप है उसका एरिया अपन लेंगे, वही वर्क डन होगा। और वर्क डन एरिया जो है पाई ए बी होता है बेटा, इलिप्स का एरिया जो है वो पाई ए बी होता है। ए को क्या लिखेंगे? ए बेटा अपन करेंगे, जैसे ये रेडियस जो है वो ए है और ये बी है, इसको अपन ए लिखेंगे, ये बी। तो ए को अपन लिख सकते हैं v2 माइनस वी1 बाई 2, और बी को अपन लिखेंगे p2 माइनस p1 अपॉन 2 के इक्वल होगा। ये बी हो गया, दोनों वैल्यू बेटा पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमें मिला पाई अपॉन 4 एंड v2 माइनस वी1 इंटू p2 माइनस p1 के इक्वल होगा। ये बेटा इसका वर्क डन होगा, एरिया अंडर पीवी कर्व, और पीवी कर्व का एरिया आपने फाइंड कर दिया, तो पाई बाई 4 v2 माइनस वी1 इंटू p2 माइनस p1 के इक्वल होगा। जैसे इलिप्स होता है बेटा, इलिप्स का देखो, इलिप्स का डायग्राम अपन ड्रॉ करें तो इलिप्स ऐसे होता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। जैसे हमने कहा था ग्रेविटेशन के अंदर अर्थ है वो सन के सराउंडिंग इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करता है, तो ये जो है उसको अपन सेमी मेजर एक्सिस कहेंगे, इसको अपन सेमी माइनर एक्सिस बी कहेंगे, और इसका एरिया जब अपन देखते हैं तो एरिया पाई ए बी के इक्वल होता है। यहाँ पे ए और बी देखो, डायग्राम में ए और बी दोनों सेम है, बट
अपन कह रहे ए और बी की डायमेंशन अलग है, एक वॉल्यूम है और दूसरा प्रेशर है, तो हम इसको इक्वल नहीं ले सकते, तो इसलिए दोनों डायमेंशन यहाँ पे अपने को आना चाहिए। तो π/4 V2 माइनस V1 इंटू P2 माइनस P1 के इक्वल होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस। और ये वर्क डन हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, यही अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो हम क्या लेते, नेगेटिव लेते। नेगेटिव। नेक्स्ट अपन देखेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो यहाँ पर हम रिवर्सिबल प्रोसेस को डिफाइन करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस नाम से बेटा पता चल रहा है, वापस रिवर्स जिसको अपन कर सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। ऐसी प्रोसेस जो अपन कह रहे कि सेम पाथ को फॉलो करती हुई वापस इनिशियल स्टेट को गेन कर सकती हैं, उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। दैट मीन्स अगर इसका इंडिकेटिंग डायग्राम ड्रॉ करें, ये जैसे पी एक्सिस है, ये वी एक्सिस है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये जैसे एक प्रोसेस है, ए से बी जा रही है और सेम पाथ को फॉलो करते हुए बी से वापस ए आ रही है, तो इस टाइप की प्रोसेस को अपन रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अभी बेटा अपन कहेंगे नेचर के अंदर कोई भी प्रोसेस परफेक्टली या रिवर्सिबल नहीं होती है। मतलब हम ये कहेंगे कि पहले तो डिफाइन करें इसको, ए प्रोसेस इन विच it gains the initial state by retracing its original path. By retracing its original path is called reversible process. Reversible process. In nature, no one process is perfectly reversible. Perfectly reversible. कोई भी प्रोसेस बेटा परफेक्टली रिवर्सिबल नहीं है, बट हम कह सकते हैं स्लो मूविंग एडियाबैटिक प्रोसेस कैन बी एज्यूम रिवर्सिबल प्रोसेस। A slow moving adiabatic process can be assumed reversible process। अगर अपन कह रहे कि स्लो मूविंग जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस में अपन क्या करते हैं, हीट एक्सचेंज जीरो होता है बेटा, अभी आगे डिफाइन करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट एक्सचेंज जीरो होता है, और पहले हमने सिस्टम को एक्सपांड किया तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, फिर वापस अपन उसको कंप्रेस करेंगे तो वापस वही स्टेट अपन ला रहे जो इनिशियल टेम्परेचर था, तो फाइनल टेम्परेचर भी वही आ जाएगा। तो स्लो मूविंग जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसको अपन रिवर्सिबल कह सकते हैं। और इरिवर्सिबल क्या होगा, रिमेनिंग जितनी भी प्रोसेस है, जैसे अपन कह रहे कि अगर ऐसी प्रोसेस जो इनिशियल स्टेट बेटा गेन नहीं करता है सेम पाथ फॉलो करते हुए, तो उन सबको इरिवर्सिबल कहेंगे।
तो नेचर के अंदर जितनी भी प्रोसेस है सभी इरिवर्सिबल ही होती है। जैसे ये अपन कह रहे कि ए से बी तक तो जा रही है, बट अपन कह रहे बी से वापस एक पर नहीं आ रही है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये जो डायग्राम है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस का डायग्राम है। क्लियर बेटा?